हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी में। और आज हम लोग एक अंतिम पड़ाव पे हैं। केवीएस का लास्ट प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूं, जो स्पेशली पेपर जो टीजीटी के हुए हैं और जो प्रिंसिपल के हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आपके लिए स्पेशली। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट लड़ाई है ये, लास्ट और अंतिम बार की लड़ाई है। यानी पूरा हथियार मजबूत कर लीजिए, क्योंकि अब सीधे जंग में उतरने वाले हैं आप लोग। ओके, तो हो जाइए तैयार और कोशिश करिए, देखिए कि आप कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, बहुत ही सटीक क्वेश्चन, बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूँ। ओके, तो चलिए शुरू हो जाइए। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो पुराने हैं क्वेश्चन जरूर करिए, पूरा देखिए वीडियो और एक बार बताइएगा कमेंट करके आपने कितना अटेम्प्ट किया है। ये बता देगा आपको कि 60 में से आप कितना आंसर या कितना आप पा सकते हैं पीआरटी एग्जाम में। ओके, तो शुरू हो जाइए, बैठ जाइए, एक पेज पे लिखते चलिए, बाद में मिलाते भी चलिए, शायद कितना आंसर आप कर पाते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। ओके, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ओके, डन। चलिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बच्चे की भाषा समर्थता के विकास पर विद्यालय की प्रमुख सरोकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बच्चे की भाषा समर्थता के विकास पर विद्यालय की प्रमुख सरोकार नहीं है? ठीक। अच्छा, केवीएस में जो ऑप्शन आ रहे हैं वो ए बी सी डी इधर उधर करके आ रहे हैं। हालांकि मैंने सीधा सीधा ही लिखा है, लेकिन आपको बता दूं कि ऑप्शन वहाँ पे ऊपर नीचे, बी ऊपर सी नीचे डी ऐसे ऐसे आ रहे हैं। ओके, जंबल वर्ड में, तो आप ध्यान रखिएगा उस बात का। चलिए यहाँ पे सीधे सीधे ऑप्शन है। ए ऑप्शन उच्चारण और साक्षरता से संबंधित मुद्दे हैं, शब्द भंडार का परिमाण बढ़ाना है, भाषा उपयोग तथा निर्माण की क्षमता है, सोचना और दूसरों के साथ संवाद करना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है टीजीटी का। तो बताएं निम्नलिखित में से कौन बच्चे की भाषा समर्थता के विकास पर विद्यालय की प्रमुख सरोकार नहीं है? ठीक। टीजीटी का क्वेश्चन देने का मकसद ये है कि आप समझें कि क्वेश्चन का जो प्रारूप है, जो तरीका है, वो किस हिसाब से आ रहा है। ओके, उसकी सोच, उसकी थिंकिंग एक बार आपको समझ में आ जाए। ओके, तो क्या है भाषा समर्थता का विकास में विद्यालय की प्रमुख सरोकार? तो पहला है शब्द भंडार का परिमाण बढ़ाना। क्या है? बी ऑप्शन, शब्द भंडार का परिमाण बढ़ाना। ओके, आई थिंक आप लोग का भी ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई शिक्षक बहुत प्रभावी हो सकता है यदि, ठीक, ये शिक्षण वहाँ पे जो क्राइटेरिया आ रहा है वो ऐसा नहीं कि 60 क्वेश्चन इकट्ठे उठा के दे दे रहा है। शिक्षण वाले क्वेश्चन अलग है, सीडीपी वाले क्वेश्चन अलग है, जो यांत्रिक वाले क्वेश्चन है वो अलग अलग, तो वो अलग अलग 15-15, 10-10 के सेगमेंट बना के आपसे पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। चार जो यूनिट है, चारों यूनिट के अलग अलग सेगमेंट करके आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, हालांकि मैंने एक साथ ही डाल दिया, तो शिक्षण का क्वेश्चन है ये। कोई शिक्षक बहुत प्रभावी हो सकता है यदि वह अच्छी शिक्षण सामग्री का उपयोग करे, वह विद्यार्थियों के प्रश्न पूछने में सहायता करे, वह विद्यार्थियों की प्रवीणता में सहायता करे, उसके विद्यार्थी उच्च अंक प्राप्त करते हों। तो शिक्षक बहुत प्रभावी हो सकता है यदि वह क्या करे, वह विद्यालय की प्रवीणता में सहायता करे। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति का गुण नहीं है? ओके, वह सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य बनाता है, वह दुश्चिंता एवं अंतर्बंध से अपेक्षाकृत मुक्त होता है, वह संवेगात्मक तनाव की स्थिति में संयम बनाए रखने में समर्थ होता है, वह विनोद प्रिय तथा जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। ओके, तो कौन सही जवाब है? जल्दी से बताइएगा, अपने आप
कॉपी पे नोट डाउन भी करते चलिए, आपको ये शायद पता हो कि आप कितना आंसर सही करें। आप अपना एक गेस करिए, उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ वो सही है या नहीं है, ठीक है, इस पे आप लगाते चलिए। तो पहला ऑप्शन है, वह सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य बनाता है। क्या ये सही है? संवेगात्मक परिपक्व व्यक्ति का गुण नहीं है। क्या ये सही है? तो बिल्कुल एक लक्ष्य बना लेता है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर लक्ष्य बना लेगा तो वो एक सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं ले पाएगा, एक संयम से काम नहीं कर पाएगा, ठीक। तो लक्ष्य नहीं बनाता बल्कि एक व्यवहारिक तरीके से जीवन जीने का प्रयास करता है। तो यही राइट आंसर है, क्योंकि नहीं पूछा है। ओके, नेक्स्ट, व्यक्तिगत शिक्षा योजना निम्न में से किस विचार पर आधारित नहीं है? नहीं वाले क्वेश्चन थोड़े आ रहे हैं। व्यक्तिगत शिक्षा योजना निम्न में से किस विचार पर आधारित नहीं है? शिक्षार्थी की वर्तमान विशेषताएं पे, प्राप्त किए जाने वाले व्यक्तिगत लक्ष्य, सहकारी अधिगम कार्य नीति का उपयोग, योग्यता आधारित सामूहिकरण के आधार पर विद्यार्थियों का श्रेणीकरण करना। किस पे नहीं है? तो याद रखिए, कभी भी हमें श्रेणीकरण नहीं करना चाहिए विद्यार्थियों का। तो डी ऑप्शन इज राइट, क्योंकि यही आधारित नहीं होना चाहिए। ये गलत पूछा था, इसमें से गलत कौन सा है? तो डी ऑप्शन क्या है? गलत है, और यही सही है। मतलब गलत सही में आप कंफ्यूज मत हो, क्योंकि ये नहीं पूछा था इसलिए ये सही है। नेक्स्ट, सामाजिक परिपक्वता के गुण को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से निम्न प्रकार वर्णन किया जा सकता है। सामाजिक परिपक्वता के गुण को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से निम्न प्रकार वर्णित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है, मित्रों को जीतने तथा लोगों को प्रभावित करने की योग्यता। दूसरा, उच्च स्तर का व्यक्तिगत समायोजन। तीसरा ऑप्शन है, उच्च स्तर का सामाजिक समरसता। चौथा ऑप्शन है, व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा प्रयोजन का सामाजिक आवश्यकताओं एवं उद्देश्य से उच्च समन्वयन। ओके, तो कौन राइट आंसर है? तो याद रखिए, जो उच्च समायोजन है कौन वर्णन करता है? जो व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा प्रयोजन का सामाजिक आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों से उच्च समन्वयन करना। ओके, राइट आंसर। आई थिंक आपका भी जो आंसर है वो सही जा रहा होगा। आप लोग खुद बताइएगा कितना आंसर आपने सही किया है। डन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। छात्रों में पारस्परिक क्रिया को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? छात्रों में पारस्परिक क्रिया को बढ़ाने के लिए याद रखिएगा, तो भाषा संबंधी खेल, नाटक, वाद विवाद, संगीत, किस में सबसे ज़्यादा भाषा संबंधित क्रियाएं बढ़ाई जा सकती है? तो कौन सा ऑप्शन है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है नाटक। नाटक में एक क्रिया, एक लैंग्वेज, एक संवेग, एक इमोशन, सब कुछ डाला जा सकता है जिससे उसकी भाषा या पारस्परिक क्रियाओं को बढ़ावा मिले। ओके, नेक्स्ट, पाठचर्या उपागम में से किस उपागम में शिक्षार्थी को अधिकतम स्वतंत्रता मिलती है? याद रखिए, पाठचर्या उपागम में से किस उपागम में शिक्षार्थी की अधिकतम स्वतंत्रता मिलती है? ये भी पेपर में है। ओके, तो किसमें? विषय केंद्रित उपागम, अध्यापक केंद्रित उपागम, क्रिया केंद्रित उपागम और अनुभव केंद्रित उपागम। जल्दी से बताइए किसमें है? ठीक है, तो याद रखिए, पाठचर्या उपागम में से अधिकतम स्वतंत्रता मिलती है क्रिया केंद्रित उपागम में। फंक्शन सेंटर जो कैरिकुलम है उसमें काफ़ी स्वतंत्रता मिलती है और करके सीखने में वो बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। ओके, नेक्स्ट, समावेशन में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? समावेशन में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? याद रखिएगा, सामाजिक अवरोध, संप्रेषण में समय की बर्बादी, गलतफहमी, भौतिक अवरोध। किस में सबसे ज़्यादा जो बाधा है वो है? तो सबसे ज़्यादा समावेशन में बाधा देता है हमारा सामाजिक अवरोध। जितना अवरोध पैदा करता है वो उतना ही समावेशन में तकलीफ बढ़ती है बच्चों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित बालक किसकी सहायता से अधिकाधिक से एक सकता है? अधिकाधिक एक हो सकता है दृष्टिबाधित बालक स्पर्श से, गतिबोधक प्रणाली से, श्रवण प्रणाली से या अधिगम साधन से। ओके, तो किसकी सहायता से? तो याद रखिएगा, श्रवण प्रणाली से हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा अधिकाधिक सिखा सकते हैं, अधिकाधिक चीज़ों से ज्ञान करा सकते हैं। दृष्टिबाधित बच्चा है तो जितना हम उसे समझाएंगे, जितना हम उसे बोलेंगे, उतना ही वो ज़्यादा सीखेगा। ओके,
तो जल्दी से लाइक बटन पे दबा दीजिए जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, ताकि थोड़ा जो लाइक है वो बढ़े, या जो चीज़ें दिख रही हों वो हमें भी थोड़ा अगर कमेंट कर सकते तो और भी अच्छा हो सकता है, थोड़ा एनर्जी मिलेगी हमें भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये सब लाया गया है। एक तो खुद से लिखा हुआ क्वेश्चन है, साथ में जो कुछ दोस्त थे हमारे उनसे, या कुछ बात जो एग्ज़ाम दे रहे थे उनसे बात करके, तो काफ़ी मैटर को सबको इकट्ठा करके ले आना भी बहुत मेहनत का काम है। तो शायद आपका एक कमेंट, आपकी एक लाइक, ठीक है, इस मेहनत को साकार कर दे। पूरा वीडियो देखें और अगर आप सफल होते हैं तो शायद इससे बड़ा उपहार हमारे लिए कुछ नहीं होगा। तो कमेंट और लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, अगर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपकी जो मदद है वही हमारे लिए एक आगे का कार्य कर सकता है, आगे और भी सफलतम कार्य करवाने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट। शैक्षिक प्रौद्योगिकी में मनोविज्ञान के अनुप्रयोग को डैश के रूप में जाना जाता है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी, ये आईटी वाले क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में टीजीटी के। शैक्षिक प्रौद्योगिकी में मनोविज्ञान के अनुप्रयोग को डैश के रूप में जाना जाता है। सॉफ्टवेयर दृष्टिकोण, हार्डवेयर दृष्टिकोण, शैक्षणिक दृष्टिकोण और प्रणाली दृष्टिकोण। किससे है? या देखिए, जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो आपके पास एडमिट कार्ड जैसी चीज़ें होती है, तो वहाँ एडमिट कार्ड में काफ़ी स्पेस था, तो खाली बैठे हुए इंसान हो गया पेपर, तो पीछे क्वेश्चन भी नोट डाउन कर लिया गया, काम आएगा। तो ये जो काम आया वो आप ही के लिए। ओके, चलिए। शैक्षिक प्रौद्योगिकी में मनोविज्ञान के अनुप्रयोग को डैश के रूप में जाना जाता है, तो कैसे, किसके रूप में जाना जाता है? तो याद रखिए, शैक्षणिक दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है। ये आईटी वाले क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सबको पता है। बोर्ड किस के सिफारिश के अनुसरण के रूप में शुरू किया गया था? एनपीए 1986, ये बी कोठारी आयोग। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 1988। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसकी सिफारिश के अनुसरण किया गया था? तो याद रखिए, एनपीई 1986। ओके, एनपीई 1986 की। नेक्स्ट, शिक्षकों के नया विषय पाठ शुरू करना चाहिए। शिक्षकों को एक नया विषय पाठ शुरू करना चाहिए। शिक्षक के अपने अनुभव के आधार पर कुछ रुचियां पहले से ही छात्रों के पास होती हैं, विषय का अवलोकन करके विषय के महत्व को समझाते हुए। ओके, तो अगर हम पाठ शुरू करते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले तो याद रखिए, विषय के महत्व को समझाते हैं कि बेटा इस विषय में क्या क्या पढ़ेंगे, इसका इतना ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि बच्चे के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो जाए और बच्चा पढ़ने के लिए आतुर हो जाए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बच्चे कक्षा की गतिविधियों में अधिक रुचि लेते हैं जब शिक्षक मित्रवत व्यवहार करता है, विषय को समझना बहुत आसान है, शिक्षक एक अच्छे व्यक्तित्व का आदेश देता है, कक्षा की गतिविधि उनके अपने अनुभव से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। तो ठीक है, तो कैसा होता है? याद रखिए, ये प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। बच्चे कक्षा की गतिविधि में अधिक रुचि लेते हैं क्योंकि कक्षा की गतिविधि उनके अपने अनुभव से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। जैसे उनके अनुभव पे काम आता है, बच्चा इंटरेस्ट खुद ब खुद लेने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्व शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रमों में वांछित शैक्षिक परिणाम न दे पाने का मुख्य कारण क्या है? शिक्षकों की कमी, निरीक्षण और पर्यवेक्षण कमजोर है, गुणवत्ता आयामों को ठीक से निगरानी नहीं की जाती है, बच्चे गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं। सर्व शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रम में वांछित शैक्षिक परिणाम न दे पाने की का मुख्य कारण क्या है? याद रखिएगा, क्यों है ऐसा? तो याद रखिएगा, गुणवत्ता आयाम को ठीक से निगरानी नहीं की जाती। अगर निगरानी की जाए तो जितनी गुणवत्ता दी जा रही है मिड डे मील से लेकर हर चीज़, वो बहुत ही सफलतम योजना है, बस इसकी निगरानी सही से नहीं हो पाई, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लमेटिक या प्रॉब्लम में आ गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य नहीं है? सभी बच्चे स्कूल में हो, अधिकांश बच्चे व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करते हों, सभी लिंग और सामाजिक श्रेणियों के अंतर को पाटना, सभी बच्चे स्कूली शिक्षा के 8 साल पूरे करते हैं।
ठीक, क्या नहीं है, उद्देश्य नहीं है, याद रखिए। तो अधिकांश बच्चे व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, ये कोई उद्देश्य नहीं है कि उसको व्यावसायिक शिक्षा देना है, बाकी स्कूल में हो, ये एक उद्देश्य है। लिंग और सामाजिक श्रेणी में अंतर को पाटना भी है, और सभी बच्चे स्कूली शिक्षा 8 साल पूरी करते हो, है ना। तो ये है। नेक्स्ट, शिक्षा के किस दर्शन ने शिक्षक की भूमिका को मात्र मार्गदर्शक और पर्यवेक्षक कहा है? ये जो प्रिंसिपल वाला एग्जाम था उसके साथ है ये, उसके क्वेश्चन है ये। शिक्षक के किस दर्शन ने शिक्षक की भूमिका को मात्र मार्गदर्शक और प्रयोगक्षक कहा है? प्रगतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद या व्यवहारवाद? किसने कहा है? तो याद रखिए ये प्रगतिवादों का देन है कि मात्र मार्गदर्शक का काम करो, प्रयोगक्षक का काम करो, बाकी एक्स्ट्रा काम आपको नहीं करना है। नेक्स्ट, वह चिंतन क्या कहलाता है जिसमें व्यक्ति बहुत सारे विचारों से आरंभ कर एकल समाधान पर पहुंचता है? अपसारी चिंतन, ऊर्ध्व चिंतन, विचारशील चिंतन, अपसारी चिंतन। याद रखिए, यानी बहुत सारे कार्यक्रम करने के बाद वो पहुंचता सब एक ही जगह पे है, ठीक, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। डन। चलिए नेक्स्ट, दृश्य श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का मुख्य उद्देश्य है जब भी कक्षा बेचैन या कोलाहल पूर्ण लगे उसे शांत करना, अधिगम अनुभव के कुछ पक्षों को स्पष्ट करना, शाब्दिक उपागम के अति एकांतित प्रयोग के बजाय विविधता प्रदान करना, और चौथा है वास्तविक अधिगम अनुभव में सार्थक विद्यार्थी सहभागिता का अवसर देना। क्या सही जवाब है? तो सही जवाब है लास्ट वाला, वास्तविक अधिगम अनुभव के सार्थक विद्यार्थी की सहभागिता का अवसर देना। दृश्य सामग्री का जितना हम कराएंगे तो उसे उतना ही सहभागी होंगे और उतना ही वो बच्चा वास्तविक लेवल पे जाके वो सीखेगा। नेक्स्ट, एक अध्यापक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है कक्षा में व्यवस्था और अनुशासन कायम रखना, बच्चों के विकास को मार्गदर्शन करना, जहां भी आवश्यकता हो उपचारात्मक सहायता देना, प्रभावी अध्यापन करना। क्या जरूरी है? सबसे जरूरी महत्वपूर्ण कार्य क्या है? एक प्रभावी अध्यापन करना, एक इफेक्टिव टीचिंग करना, जिससे बच्चा जो है वो काफ़ी बेहतर तरीके से सीखे। अगर इफेक्टिव टीचिंग है उसमें मार्गदर्शन भी आता है, उसमें उपचारात्मक भी आता है, उसमें व्यवस्था और अनुशासन भी आता है। ओके, तो याद रखिएगा। इसीलिए अभी हमारे जो कलीग्स थे वो उन्होंने लगाया था उपचारात्मक सहायता। भाई वो भी अपनी जगह सही है उपचारात्मक सहायता, लेकिन जरूरी ये है कि अगर प्रभावी टीचिंग हो रहा है तो प्रभावी टीचिंग में निदान, उपचार, मार्गदर्शन ये खुद ब खुद आ जाता है। तो सबसे बेस्ट जो आंसर होता है वही हमें लगाना होता है, और प्रभावी अध्यापन बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट, व्याख्यान विधि किस स्थिति में सर्वाधिक उपयुक्त विधि होगा? जब विवादास्पद विषयों को पढ़ाना हो, अवधि कक्षा का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, अभिरुचि के विकास और पाठ्य सामग्री के संपूरक के रूप में, जब पाठ्य सामग्री का पूर्ण रूप से प्रतिवेदन करना हो तब। तो व्याख्यान विधि क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये करते हैं अभिरुचि के विकास और पाठ्य सामग्री के संपूरक के रूप में, एक संपूरक के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हम व्याख्या दें, उसको क्लियर कट समझ में आए कि हमें क्या करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये वाला जो चीज़ें हैं वो हमें व्याख्यान विधि से करना होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, 12 वर्ष की उम्र वाले एक सामान्य बच्चे के निम्न में से क्या करने की अधिक संभावना होती है? ठीक है, सीडीपी के क्वेश्चन है। उसे सकल मोटर समन्वय के साथ कठिनाई होती है, वह वयस्कों को खुश करने के बारे में चिंता की भावनाएं रखता है, वह यहाँ और अभी उसके हितों की सीमित करता है, वह सहकर्मी के अनुमोदन के लिए उत्सुक रहता है। क्या जरूरी है? एक 12 वर्ष की उम्र वाले सामान्य बच्चों के निम्न से क्या संभावना होती है? या देखिए 12 वर्ष यानी जो किशोरावस्था है वो स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, और किशोरावस्था में सबसे जरूरी चीज़ है उसके मित्र, उसके दोस्त, और ये क्या सही ऑप्शन है? वह सहकर्मी के अनुमोदन के लिए उत्सुक रहता है। अपने जो साथ वाले होते हैं उसको, उससे बेस्ट आंसर पाने के लिए, उसके भौकाल पाने के लिए ये काफ़ी उत्सुक रहता है। नेक्स्ट, चरित्र का विकास, है ना, डैश से होता है, इच्छा शक्ति द्वारा, आचरण व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो चरित्र का विकास कैसे होता है? तो सभी के द्वारा होता है, उसके नैतिकता द्वारा, आचरण के व्यवहार द्वारा, इच्छा शक्ति द्वारा, सभी के द्वारा ये नैतिकता का विकास हो सकता है। नेक्स्ट है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, प्रिंसिपल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है।
जो ये लॉजिक समझिए चीज़ों का, उसके क्वेश्चन पूछने का तरीका और उसके थिंकिंग। ओके, तो क्या है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं, आप शिक्षक समूह हैं और समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप क्या प्रदर्शन करते हैं? समूह की पहचान, समूह की आज्ञाकारिता, समूह निर्देशन अनुपालन को, और समूह की अनुरूपता का। ठीक है, क्या दिखा रहे होते हैं? तो याद देखिए, समूह की अनुरूपता को दिखा रहे होते हैं कि हम भी अनुरूप हैं, हम भी एक रूप में आते हैं, सब लोग एक जैसे रहेंगे, एक शिक्षक समूह ऐसे ही हो जाते हैं। ओके, तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बाल केंद्रीय शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। ओके, क्या बनाया जाता है? याद रखिएगा, तो बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम बनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग की तैयारी अगर देख के लग रहा है कि आप लोग जो कर रहे हो मैक्सिमम अच्छा कर रहे होगे, क्योंकि आपकी तैयारी लास्ट है, अंतिम पड़ाव पे है, और यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर सटीक होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। ओके, चलिए, डैश महीने की आयु बच्चे, अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, 30 से 36 महीने वाले बच्चे किस महीने के बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं? तो याद रखिए, 18 से 24 महीने के जो अधिकांश बच्चे होते हैं वो छोटी छोटी चीज़ों को मिला के बोलना शुरू करते हैं। यानी 2 साल के बाद वाले जो बच्चे होते हैं, 2 साल वाले बच्चे जो होते हैं, वो अमूमन चीज़ों को छोटे छोटे स्तर पर बोलना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट, सृजनात्मकता की को अवधारणा से संबंधित माना जाता है। किसकी अवधारणा से संबंधित माना जाता है? द्रव्य बौद्धिकता, रवादार बौद्धिकता, अभिश्रित सोच या विविध सोच। ठीक है, तो किस आधार पे ये बोलते हैं? तो याद रखिए, विविध सोच जो होती है, ठीक है, कई सारी जो थिंकिंग होती है, वो सृजनात्मक अवधारणा वाले बच्चे जो होते हैं वो सीख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को सांस्कृतिक प्रभावित कहते हैं, भाषा निर्धारित कहते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं, सामाजिक भाषाई उद्धृत कहते हैं। ठीक, अभी मैं बता दूं कि वाइगोस्की, पियाजे ये कहीं सिलेबस में नहीं थे, लेकिन देखिए क्वेश्चन पूछ कैसे लिया कि जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है। सोचने की प्रक्रिया का मतलब होता है थिंकिंग, विचार। ठीक, किसने कहा था कि भाषा से विचार बदलता है, यानी भाषा जो है विचार को प्रभावित कर सकती है, किसने कहा था? तो अगर आप थोड़ा सा सीटेट वाले कॉन्सेप्ट से पढ़ें तो ध्यान रखें कि ये बोले थे हमारे वाइगोस्की साहब ने कि भाषा जो है विचार को प्रभावित करती है, और वही क्वेश्चन अगर कहें तो वही क्वेश्चन यहाँ पे लाया गया है। ठीक है, तो सोचने की प्रक्रिया किस भाषा द्वारा प्रभावित होती है? तो ये याद रखिए, सामाजिक भाषाई उद्धृत। ठीक है, कितना हट के क्वेश्चन और सटीक जगह पे लगाया गया है ये क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो क्या है? सामाजिक भाषाई उद्धृत। ठीक है, नेक्स्ट, अपने अनुभव लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर कवि उपकरणों की मरम्मत करता है। वह उपयोग करता है अंतर्दृष्टि का, कलान विधि का, मानसिक दृढ़ता का या अनुमानी विधि का। ठीक है, अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों की खराबी के कारण की परिकल्पना कर रहा है। किसके आधार पर? अनुभव लक्षण के आधार पर। क्या कर रहा है? अनुमानी विधि का इस्तेमाल कर रहा है, अनुभव जन्य विधि का इस्तेमाल कर रहा है बच्चा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा एक बार कमेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, बताता है कि यह कथन लैंगिक एक अंतर्निहित अवतरणा है, लैंगिकता एक अनुशासित प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरणा है, और लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। क्या शो करता है ये? याद रखिएगा, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, समाज द्वारा दिया जाने वाला एक भूमिका है ये। ठीक है, जो पुरुष महिला की भूमिका निर्धारण करता है। नेक्स्ट, पुरुष और महिला की भूमिका का निर्धारण समाज करता है, बताता है कि यह कथन फिर से रिपीट हो गया है, सॉरी, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। ओके, नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा का सिद्धांत किस पर आधारित है? सामाजिक संतुलन पे, सभ्यता एवं समान अवसर पे, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण पे, विश्व बंधुता पे।
समावेशी शिक्षा के सिद्धांत किस पर आधारित है? किस पे? समता और समान अवसर पे, सामाजिक संतुलन पे, सामाजिक अस्तित्व और वैश्वीकरण पे, विश्व बंधुत्व पे। तो याद देखिए, समता और समान अवसर पे। समावेशी शिक्षा इसी पे जोर देता है कि सब लोग एक समान हो और समान अवसर सबको प्रदान किया जाए। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक व्यक्तिगत विविधता के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों को पढ़ा सके। विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम परिस्थितियों का प्रयोग करने में शिक्षित हो। विशिष्ट व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो। ठीक है, किसमें सही है? तो विविध अधिगम आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम परिस्थितियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। जितना ज़्यादा शिक्षण अधिगम कराएगा, विविध परिस्थितियां ले आएगा, उतना ही बच्चा व्यक्तिगत आधार पर बच्चे सीख सकते हैं और सभी को सिखाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य से है सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता, शिक्षण की सार्वभौमिक मानवतावादी दृष्टिकोण, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। विविध अधिगमकर्ता के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है भाई? तो यह अधिगम की सार्वभौमिक संरचना को प्रदान करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं, उसे क्या कहते हैं? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो पेपर में आया था। प्रतिक्रियावादी सोच, सृजनात्मक सोच, अमूर्त सोच या अनुभवजन्य सोच। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं, उसे कहते हैं अनुभवजन्य सोच। पढ़ाई भी था, टॉपिक भी था ये। नेक्स्ट, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की विधि का प्रयोग कर रहा है। प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, याद रखिए किसका डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है? प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। शिक्षण की कौन सी विधि है? अनुकरण, अवलोकन, संशोधन, प्रतिरूपण। क्या कर रहा है? तो याद रखिए अवलोकन कर रहा है, दिखा रहा है। जब प्रदर्शन कर रहा है तो बच्चा देखेगा ही ना, तो अवलोकित करके दिखाने का, सिखाने का प्रयास कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। क्या है? सृजनात्मक, सौंदर्यबोध, अमूर्त, तार्किक। क्या है भाई? तो याद रखिए ये सृजनात्मक बच्चा है, समस्या सुधार कर रहा है बच्चा खुद से और संभावना का मूल्यांकन भी कर रहा है, यानी वो क्रिएटिव माइंडेड तो है, तभी तो इतना सब कुछ कर पा रहा है। नेक्स्ट, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य और स्पर्श संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। कब? गतिबोधक में, प्रत्यक्षीकरण में, कर्ण कोठर में या अवलोकन में। किसमें किया जाता है? तो दृश्य, श्रव्य और स्पर्श हम एक्टिविटी में ही तो करेंगे, तो कहाँ करेंगे? गतिबोधक कार्यक्रम में करेंगे। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन मेहनत बहुत है भाई। इसलिए अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ लाइक कमेंट जरूर करिए। लास्ट में बताइए जरूर कि कितना आप आ रहा है, कितना आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट, अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ठीक है, क्वेश्चन का प्रारूप देखिए, फिर समझिए कि स्टैंडर्ड कितना है, किस लेवल का है। ठीक, और बहुत जिससे जिससे मैंने बात किया था, सबको मैंने बताया था कि एडमिट कार्ड में बहुत सारे स्पेस होते हैं और एडमिट कार्ड वापस कर दिया जाता है। अगर टाइम मिले तो नोट डाउन कर लीजिएगा क्वेश्चन, वही नोट डाउन किया हुआ क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बन के आए हैं आपके पास। चलिए, अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग, स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना, सभी बच्चों से सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करवाना, सभी प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों की आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग। क्या करना है? तो याद रखिए सभी संसाधनों का, दृश्य सब संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है हम समावेशन का माहौल निर्माण कर सकते हैं और बच्चा और बढ़िया बेहतर तरीके से सीख सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा
वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कौन सा नहीं है? समीप दूर विमुख का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, वृद्धि और विकास के दर एक समान होता है। ठीक है, कौन सा नहीं है? तो याद रखिए, वृद्धि और विकास की दर एक समान होता है, ये कहीं नहीं कहा गया था। अगर ये हो जाता तो फायदा क्या फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में किसके माध्यम से समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज किया जाता है? किसके अनुसार समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज किया जाता है? परिवार उन्मुखीकरण, स्कूल प्रणाली, सहभागिता समूह, परस्पर क्रिया, उपरोक्त सभी के द्वारा। किससे किया जाता है? तो याद देखिए, उपरोक्त सभी के द्वारा ये समाजीकरण की प्रक्रिया चलाई जाती है। नेक्स्ट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रॉस के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्य परिपक्वता की अवस्था कहते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ये हालांकि आया नहीं था, मैंने अपने हिसाब से डाल दिया, अच्छा क्वेश्चन था। तो रॉस के अनुसार किसको कहा जाता है? मिथ्य परिपक्वता का काल, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो बाल्यावस्था को रॉस के अनुसार मिथ्य परिपक्वता का काल कहा जाता है। कहीं कहीं आप याद रखिए, ये स्पेशली जो है पुबर्टी एज को कहते हैं। ये किसको कहते हैं? पुबर्टी एज, यानी उत्तर बाल्यावस्था को ये कहते हैं। तो यहाँ पे उत्तर बाल्यावस्था वाला एज, जो एज है वो है नहीं, तो बाल्यावस्था इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, डिजिटल कक्षा में एक शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? एक शिक्षक की सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? डिस्टेंस लर्निंग मोड में ऑपरेटिंग टेक्नोलॉजी, सुविधा प्रदाता के रूप में कक्षा की निगरानी करना, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना। ठीक है, क्या राइट आंसर है इसका? याद रखिएगा। तो एक डिजिटल कक्षा में टीचर क्या करता है? टीचर सिर्फ एक काम करता है, सुविधा प्रदाता होता है, यानी एक सुविधा देता है कि आपको पढ़ना कैसे, क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये सब चीज़ें समझाता है। बाकी कुछ जो चीज़ है वो डिजिटलाइज तरीके से बच्चे को समझा रहा होता है कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकते हैं? शिक्षक जो है कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने के का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकते हैं? एक तय एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके, पुरस्कार और सजा का प्रयोग कर, बच्चों को अनुशासित रखकर, समय को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर, बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण करके एवं अलग अलग समूह बनाकर। कैसे कर सकते हैं ये? तो याद रखिए, समय को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर एक सकारात्मक रूप से सीखने की जो वातावरण है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। याद रखिएगा, समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो समय है आपका जो लास्ट चल रहा है, ये है अंतिम लड़ाई का, अंतिम रेस का। पूरे जी जान से, पूरे ताकत से दौड़ लगा लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट है, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र व्याख्यान को सुन सके, कक्षा में शिक्षा के व्याख्यान के नोट्स को ले सके, कक्षा अनुशासन को बनाए रखे, छात्र और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। क्या करना चाहिए? तो चिंतनशील शिक्षक कक्षा में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र क्या करे? व्याख्यान सुन सके। ये काम करना है क्या जो टीचर कहता है? शिक्षा के व्याख्यान को नोट्स ले सके, कक्षा में अनुशासन बनाए रखे, छात्र और शिक्षक के पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। तो चिंतनशील शिक्षा कक्षा की परिस्थिति उत्पन्न करता है क्योंकि एक छात्र और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले, वो चीज़ों को सुन सके, पूछ सके, बात कर सके। ओके, नेक्स्ट है, अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? सबसे अधिक महत्वपूर्ण आप किसको मानते हैं? विभिन्न प्रकार के दृश्य शब्द संसाधनों के सदैव अनिवार्य प्रयोग पे, स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना, सभी बच्चों के सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करवाना, चौथा विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों की आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग पे क्या करते हैं? तो याद रखिए, सभी बच्चों को प्रकार रूप से समान रूप से संपादित करना, ताकि सारे बच्चे अपने ही माहौल में अपनी मातृभाषा में सभी चीज़ों को बता सके। सांकेतिक भाषा में अगर बताना, सांकेतिक भाषा में बता सके, ताकि कोई भी अपनी चीज़ों को इक्विलिब्रेट कर सके। यही समावेशी माहौल है। नेक्स्ट, विकास का सही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से है। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है भाई? तो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। ओके, उद्दीपन स्टिमुलस का क्या है? रिस्पॉन्स से है। ओके,
इंग्लिश आई थिंक समझ गए होंगे, हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर हुआ होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, और विकास मशीनी प्रक्रिया है। सिद्धांत नहीं है, पूछा है क्या नहीं है भाई? विकास मशीनी प्रक्रिया है, ये कब कहा गया? ना नहीं कहा गया ना, इसीलिए सिद्धांत नहीं है, यही पूछा है, डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, संकल्पना के बीच संबंध खोजना, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण नकल को दोहराना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बता दीजिए जल्दी से। तो संकल्पना के बीच का संबंध खोजना, ये क्या है? एक प्रभावशाली माध्यम है अधिगम का। जितना हम संकल्पना के अर्थ को खोजेंगे उतना ही अच्छा एलिब्रेट कर पाएंगे हम लोग, बढ़िया समझा पाएंगे बच्चों को। नेक्स्ट, सृजनात्मकता की पहचान का मुख्य लक्षण क्या है? कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, अपसारी चिंतन, अंत अति सक्रियता, असक्तता। सृजनात्मकता पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? बहुत ही आसान सा है, कौन सा है? अपसारी चिंतन, ठीक है, अपसारी चिंतन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, ठीक है। जो लाइक नहीं किए हैं अब तो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट, अधिगम कठिनाई से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापन को क्या नहीं करना चाहिए? एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? याद देखिए क्वेश्चन पूछा है, दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय पाबंदों का इस्तेमाल, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, ठीक है। क्या नहीं करना चाहिए? जटिल संरचनाओं का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। और यही आंसर पूछा था, क्या नहीं करना चाहिए, तो डी ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और आया हुआ, कई जगह पे आया हुआ है, हालांकि ये क्वेश्चन सीटेट वाले भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ठीक है, इतना आसान सा क्वेश्चन इतनी बार इमेज पे गया कि वो देखते ही याद हो गया था, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए किसको? धैर्य और दृढ़ता को। आसान सा क्वेश्चन है ये, बहुत बार आपके सामने भी आया होगा, आप भी लगाए होंगे काफी बार। तो धैर्य और दृढ़ता को क्या करना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, उसे डांटेंगे, उसे बातचीत करेंगे, उसे माता पिता से शिकायत करेंगे? आसान सा क्वेश्चन है, क्या करेंगे? उससे बातचीत करेंगे हम लोग, ठीक है। बातचीत करेंगे, उसकी समस्या समझने का प्रयास करेंगे, भाई क्यों बात कर रहे हो, क्या दिक्कत है, समस्या निदान करेंगे उसका, और निदान करने के बाद उपचार करेंगे। ओके, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए किसका? अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय और बाल मनोविज्ञान दोनों का। जाहिर सी बात है दोनों का ही ज्ञान होना चाहिए। ये कुछ आसान वाले क्वेश्चन मैंने डाल दिया है ताकि आप थोड़ा सा इंस्पायर हो सको, मोटिवेट हो सको, ठीक है। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? याद रखिएगा कौन सी है? खेल विधि। खेल विधि से ज़्यादा अच्छा कोई विधि छोटे बच्चों के लिए नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है, क्या है? सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को गणित विज्ञान और भाषा सीखने की, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, बच्चों को सभी कुछ पढ़ने की। क्या देता है? क्या देता है जल्दी बताइए। तो याद रखिए, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, ठीक है। शिक्षक की भूमिका यही है, एक सुलभकर्ता के रूप में आसान बना दे चीज़ों को ताकि बच्चे आसानी से सीख सकें, ठीक है। नेक्स्ट, समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है। परिवार एवं पड़ोस, गांव शहर, देश राजनीति, परिवहन एवं संचार साधन। तो ये तो आई थिंक अगर थोड़ा सा आप क्रिटिकल जो एनालिटिकल दिमाग के होंगे तो भी आप लगा देंगे, क्योंकि एक ही तो था आपके जो सिलेबस में, तो वो है परिवार एवं पड़ोस। ओके, समाजीकरण जो सोशल एजेंसियां हैं उसमें। नेक्स्ट, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? ठीक है, जियो बोर्ड मैंने बताया था जब मैं पढ़ा रहा था, और जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ होती हैं, श्रव्य सामग्रियाँ होती हैं, दृश्य सामग्रियाँ होती हैं। तो जब मैं सामग्रियाँ पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था जियो बोर्ड किसके लिए होता है, और क्वेश्चन भी आ गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सीटेट में भी आप पढ़ोगे। आधारभूत ज्यामितीय अवधारणा जैसे किरणें, रेखाएं, कोण के लिए, ज्यामितीय आकृति और उनकी विशेषताओं के लिए, द्विमा और त्रिमीय आकृतियों को अंतर करने के लिए, सममितीय की अवधारणाओं के लिए। तो जियो बोर्ड क्यों फेमस है? तो ज्यामितीय आकृतियों और उनकी विशेषताओं को जानने के लिए जियो बोर्ड प्रभावी उपागम है। नेक्स्ट,
किस विषय में अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है? अमूर्त ज्ञान के मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। गणित में, भूगोल में, इतिहास में, हिंदी में अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। याद रखिए, गणित में अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। ठीक है, और चलिए हम लोग सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो हम लोग सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देते हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचाती है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक हमें किससे बचाती है? लैंगिक समानता से, सामाजिक उत्तरदायित्व से, लैंगिक पूर्वाग्रह से, या लैंगिकता से। ठीक है, किससे हमें बचाती है? तो याद रखिए, लैंगिक पूर्वाग्रह से एक हमें अच्छी जो पाठ्य पुस्तक है वो हमें बचाती है। और आज का अंतिम क्वेश्चन जो 60 में 60 आपको देगा वो है, निम्नलिखित में से कौन से बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। ठीक है, क्या है? तो कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश जो है संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ओके, तो आज का जो 60 क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, स्पेशली जो पेपर में आज नहीं है, जो केवीएस लेके आ रहा है। तो केवीएस के पेपर लगाने से यही होगा कि आप उसके थिंकिंग, आप उसकी सोच को जान पाएंगे और एक सोच के साथ अपना अंतिम हथियार तय करेंगे, जिसको जाओ एग्जाम लो, एग्जाम फोड़ो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कैसा लगा जरूर बताइएगा, और कितना आया आपका ये जरूर बताइएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक।